सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मासिव डॉक्टर तुषार एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे आपके टॉपिक नियोनेटल जॉन्डिस के बारे में। ठीक है, सो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एंड बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये हम देखेंगे कि इसको कैसे इजीली याद कर सकते हैं, कैसे इसको इजीली एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे जो नोट्स होते हैं वो कुछ इसी पैटर्न में होते हैं कि आपको एग्जाम में कैसे लिखना चाहिए एंड वाइवा में भी आपको कैसे बताना चाहिए। तो ये नोट्स आपको हेल्प करेंगे इसमें। तो ये आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सअप एंड नोट्स वाला .site, ये तीनों जगह पे अवेलेबल हैं। तो ये तीनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो ज़रूर से चेकआउट कर लेना। बाकी हमारे पे कुछ एक्सक्लूसिव नोट्स भी हैं गायने एंड ऑप्स के, जो कि आप परचेज कर सकते हैं नोट्स वाला .site पे। उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है एंड अभी हमने उसका प्राइस रिड्यूस किया है। सो इट्स नाउ फॉर 299 रुपीज़ पर मॉड्यूल। तो ऐसे पे 2 मॉड्यूल हैं 40 नोट्स के, तो टोटल 80 नोट्स हो जाएंगे आपके पास, जो कि इंपॉर्टेंट 80 नोट्स हैं आपके गायने एंड ऑप्स के। तो आप उसे वहाँ से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो चलो बात करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन की, कि डेफिनेशन क्या है न्यूट्रल जॉन्डिस का। लेमैन के भाषा में बोलें तो बेबी में जब जॉन्डिस होता है या पीलिया हो जाता है बेबीज़ में, तो उसे हम न्यूट्रल जॉन्डिस बोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे यही लिखा है कि येलो डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन एंड स्क्लेरा। ठीक है, बेबी के जो स्क्लेरा है एंड आपकी जो स्किन है उसका येलोइश डिस्कलरेशन हो जाता ड्यू टू द एलिवेटेड बिलिरुबिन लेवल्स। किसकी वजह से? आपके जो बिलिरुबिन लेवल्स हैं ब्लड में, उसका इंक्रीज़ या एलिवेशन हो जाना, इसी को हम क्या बोलते हैं, आपके न्यूट्रल जॉन्डिस बोलते हैं। अब इसके कॉजेज़ क्या क्या हैं, ठीक है, कि ये किस रीज़न से ये हो रहा है, इसके हिसाब से हमने इसके टाइप्स रखे हैं। सो बेसिकली मोटे मोटे 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है फिजियोलॉजिकल, एक होता है पैथोलॉजिकल। सिंपल, फिजियोलॉजिकल मतलब जो बॉडी की फिजियोलॉजी ही ऐसी है कि वो होगा। ठीक है, वो हो सकता है, तो वो नॉर्मल है। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस को हम नॉर्मल जॉन्डिस भी बोल सकते हैं। एंड सेकंड इज़ आपका पैथोलॉजिकल जॉन्डिस, जो कि किसी पैथोलॉजी की वजह से हो रहा है। ठीक है, किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से हो रहा है। सो जो सबसे पहला टाइप है इसका फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, इसमें हम क्या है, इट इज़ नॉर्मल एंड इट इज़ सीन इन मोस्ट ऑफ द न्यू बॉर्न्स। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन है एंड अपने आप ठीक भी हो जाता है एंड ये ज़्यादातर न्यू बॉर्न्स में दिखता है आपको। ठीक है, सो इट अपीयर्स आफ्टर 24 आवर्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना कि जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है वो 24 आवर्स के बाद, जब बेबी बॉर्न हुआ उसके 24 आवर्स के बाद ये डेवलप हो सकता है। ठीक है, एंड इसका जो पीक आता है, डेट का जो पीक जॉन्डिस का मोमेंट है, एकदम बेबी येलोइश होगा, वो कब होगा? डे 3 से लेके 5 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे ये याद रखना है। एंड ये रिजॉल्व कब हो जाता है? बाय 7 to 10 डेज़ में ये रिजॉल्व, मतलब ठीक भी हो जाता है बेबी। तो ये हो गया आपका फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। एंड ये क्यों होता है? इट इज़ ड्यू टू द इमेच्योर लिवर एंजाइम्स एंड इंक्रीज आरबीसी ब्रेकडाउन। आरबीसी ब्रेकडाउन हो रहा है तो बिलिरुबिन आ रहा है। अब बिलिरुबिन को वापस से ब्रेकडाउन करने के लिए जो लिवर के एंजाइम्स हैं वो इतने मैच्योर नहीं है, इससे ये होता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल प्रोसेस है। बेबी की जैसे जैसे एज बढ़ेगी, बेबी की जो लिवर है वो मैच्योर होगा, उसके एंजाइम मैच्योर होंगे एंड वो जो ब्रेकडाउन ऑफ द बिलिरुबिन है वो अच्छे से हो पाएगा, जिससे उसे अच्छे से एक्सक्रीट कर पाए बाहर। ठीक है, तो ये हो गया आपका फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। सेकंड हम बात करेंगे आपके पैथोलॉजिकल जॉन्डिस, जो कि गड़बड़ है कुछ, तो मतलब ऐसा कि जो नहीं होना चाहिए, किसी पैथोलॉजी की वजह से हो रहा है। इसमें वही लिखा है कि इट अपीयर्स विद इन फर्स्ट 24 आवर्स। अब ये इंपॉर्टेंट है, हमने यहाँ पे क्या देखा? आफ्टर 24 आवर्स। ठीक है, किस पे? आपके बर्थ के आफ्टर 24 आवर्स हो रहा था। ये क्या हो रहा है? विद इन। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये आफ्टर हो रहा है 24 आवर्स, ये विद इन 24 आवर्स बेबी में हो जा रहा है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, आपका जो सीरम बिलिरुबिन है, इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 15 मिलीग्राम्स पर DL, और पर डे के अगर उसका राइस 5 mg से ज़्यादा हो रहा है डेली, सो हम इसको कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? पैथोलॉजिकल जॉन्डिस बोलेंगे। अब इसका कॉज क्या हो सकता है? इट कुड बी ड्यू टू द हीमोलाइटिक डिजीज़। ठीक है, RH आपका ABO इनकम्पैटिबिलिटी, जैसे हमने पढ़ा था आपका एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, जिसमें मदर का नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है, बेबी का पॉजिटिव होता है, तब उसमें क्या होता है हमने वो सब पढ़ रखा है अच्छे से। उसके बाद कोई सेप्सिस की कंडीशन हो सकती है, तब ये हो सकता है। आपका G6PD डेफिशिएंसी, आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस जो होता है एंजाइम, उसकी डेफिशिएंसी होगी बेबी में, तो ये आपका कंडीशन डेवलप हो सकता है। देन आपका क्रिगलर नजर सिंड्रोम भी हो सकता है। तो ये इसके कॉजेज हो गए आपके पैथोलॉजिकल जॉन्डिस के बारे में। बात करेंगे इसमें 2 और टाइप्स भी हमने दे रखे हैं। एक होता है आपका ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस एंड एक होता है ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस। अभी दोनों अलग अलग कैसे हैं? सबसे पहले आपका जो फर्स्ट वाला है, दैट इज आपका इट अकर्स इन द फर्स्ट वीक ड्यू टू द इनएडिक्वेट फीडिंग। अगर बेबी को प्रॉपर फीडिंग नहीं हो पा रही है, ब्रेस्ट मिल्क कॉज कर सकता है जॉन्डिस को। इसमें क्या होता है कि डिक्रीज्ड बिलिरुबिन एलिमिनेशन होता है, दैट इज आपका बिलिरुबिन बिल्डअप हो रहा है बेबी के बॉडी में। सेकंड है आपका इसमें जो ब्रेस्ट मिल्क का जॉन्डिस क्यों होता है? इसमें तो इनएडिक्वेट फीडिंग हो रहा था तब हो रहा था, इसमें क्या हो रहा है कि इट स्टार्ट्स आफ्टर 7 डेज़। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कब हो रहा है? ये 7 डेज़ के बाद स्टार्ट होता है, दैट इज़ 1 वीक के बाद हो रहा है ये। एंड इसका पीक कब आता है? 10 to 15 डेज़ में आता है इसका पीक। ठीक है, सो इट इज़ ड्यू टू द सब्सटेंस इन द मिल्क
ठीक है, दैट इंक्रीजेज द बिलिरुबिन रीअब्जॉर्प्शन। तो ऐसा कुछ ब्रेस्ट मिल्क में सब्सटेंसेज होते हैं, ठीक है, जो कि बिलिरुबिन को जो कि एक्सक्रीट कर देना चाहिए वो वापस रीअब्जॉर्ब कर दे रहा है, तो इसलिए बेबी को जॉन्डिस हो रहा है, ठीक है। सो बेबी अदरवाइज हेल्दी ब्रेस्ट फीडिंग कैन बी कंटिन्यू, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं होती है, वो अपने आप ही नॉर्मली ठीक हो जाता है, ठीक है। तो ये हमने इसके टाइप्स देख लिए 4 कि वो किस रीज़न से हो रहा है, तो उस हिसाब से हमने इसके टाइप देख लिए। अब बात करेंगे कॉजेज़ की। तो कॉजेज़ में भी हमने इसको 3 वे में डिवाइड किया है। बेसिकली क्या होता है, देखो आरबीसी का जब ब्रेक डाउन होता है तो आरबीसी ब्रेक डाउन होकर बिलिरुबिन निकलता है। अब वो बिलिरुबिन को वापस ब्रेक करना वो किसका काम है, वो लीवर का काम है, ठीक है। तो इसी हिसाब से हमने इसको जो कॉजेज़ हैं वो 3 टाइप्स में बांटे हैं। कैसे, एक हो गया प्री हिपैटिक, हिपैटिक मतलब आपके लीवर, सो लीवर में जाने से पहले, लीवर में जाने से और लीवर के जाने के बाद, तो ये 3 कॉज हमने इसको डिवाइड किया। कैसे, सबसे पहले सोचो कि अभी जो बिलिरुबिन है वो लीवर तक पहुंचा ही नहीं है ब्रेकडाउन के लिए, तो उससे पहले क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं। जैसे आपका हीमोलाइसिस हो गया, जैसे हमने जो सबसे पहले बात की थी यहाँ पे आपका RH-ABO इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है, जैसे हमने देखा था एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस, तो इसमें लीवर का कुछ काम ही नहीं है, ठीक है। तो ये पहले कंडीशन हो गया। एक आपका G6PD हमने जो अभी भी देखा था, ठीक है। और आपका स्पेरोसाइटोसिस, दैट इज़ आपका जो आरबीसी की शेप है वो ही एबनॉर्मल है, ठीक है, इट इज़ नॉट नॉर्मल। तो ये कंडीशन हो गए प्री हिपैटिक कंडीशंस। अब हिपैटिक कंडीशन, लीवर में क्या दिक्कत हो सकती है, इमेच्योर लिवर एंजाइम्स, ठीक है, इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे टॉर्च हो गया, सेप्सिस हो गया। हमने टॉर्च भी बहुत डिटेल में कवर किया, तो अगर आपने वो देखी नहीं तो ज़रूर से चेकआउट कर लेना। जस्ट आपको यूट्यूब में लिखना है, कोई भी आपको टॉपिक चाहिए गायनी ऑब्स एनाटॉमी की, आपको टॉपिक का नाम लिखना है, पीछे से टूच नोट लगा देना है, तो आपको जो वीडियो है या उसके रिलेवेंट वीडियो है वो आपको फीड में आ जाएगी, ठीक है। सो हमने टॉर्च की भी बना रखी है यहाँ पे। तो यहाँ पे वही लिखा है कि लीवर में पहुँच के, क्योंकि लीवर अभी अभी स्टार्ट फंक्शनिंग उसने किया है, तो उसके जो एंजाइम्स है वो भी इमेच्योर हैं, तो उस रीज़न से भी ये हो सकता है। एंड पोस्ट हिपैटिक कंडीशन मतलब वो उसने लीवर को भी पास कर दिया, लेकिन एट्रीशियस आपका जो बाइल डक्ट है वही ब्लॉक हो गया है, इसको हम ऑब्स्ट्रक्टेड जॉन्डिस भी बोल सकते हैं, तो वो कंडीशन हो गया, या तो कोई सिस्ट फॉर्मेशन हो गया, तो उस कंडीशन में ये आपके हो जाएंगे पोस्ट हिपैटिक कॉजेज़। क्लियर, तो आपको टाइप्स एंड कॉजेज़ समझ आ गए, ठीक है। कोई भी डाउट्स तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछ लेना। एंड आपके शर्माए मत करो, जो भी डाउट्स हैं, जितने भी सिली हों या बहुत अच्छे डाउट्स हों, आपको सब लिखना है नीचे कमेंट सेक्शन में, ताकि हम लोग उसमें हेल्प कर पाएँ। क्योंकि होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत ईजी टॉपिक भी होता है, लेकिन मैंने कुछ समझाया तो मेरा समझाने का तरीका वैसा ना हो रहा हो, ठीक है, तो आपको समझ नहीं आया होगा, तो सिंपली कमेंट सेक्शन में कर लिया करो, मैं भी रिप्लाई दूंगा, या तो कोई और भी होंगे बच्चे तो वो भी रिप्लाई दे देंगे, ठीक है। तो कमेंट करते रहना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या करनी है इसमें। तो सबसे पहले से आपको सेरम बिलिरुबिन देखना है, टोटल एंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट आपको देखना है उसमें। ब्लड ग्रुपिंग एंड कॉम्स टेस्ट, ठीक है, RH इनकम्पैटिबिलिटी चेक करने के लिए। देन CBC है, रेटिकुलोसाइट्स काउंट है, G6PD लेवल्स हैं, ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। देन LFT हो गया, सेप्सिस स्क्रीन इफ़ नीडेड, ठीक है, सिंपल। कॉम्प्लिकेशंस में इसमें हम एक देख सकते हैं आपका कर्निक्टेरिस, दैट इज़ आपका बिलिरुबिन इंसेफेलोपैथी। जब बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा एक्सेसिव बॉडी में बिल्डअप हो जाए तो वो क्या करता है, आपके ब्रेन में जाके जो ब्लड ब्रेन बैरियर उसको क्रॉस करके ब्रेन में को अफेक्ट करता है, ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं। सो येलो स्टेनिंग ऑफ द बेसल गैंग्लियंस, आपके जो बेसल गैंग्लियंस होते हैं उसकी येलो स्टेनिंग हो जाती है। और इसमें साइंस क्या मिलेंगे, बेबी लेथार्जी होगा, काफ़ी हाई पिच क्राई होगा बेबी का, एंड सीजर्स भी आ सकते हैं। एंड बात करें, इट कैन कॉज परमानेंट ब्रेन डैमेज, तो ये इसका कॉम्प्लिकेशंस हो गया। क्लियर, बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट की एंड प्रिवेंशन की। तो पहले ट्रीटमेंट देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें फोटोथेरेपी है, सिंपल, कि इट कन्वर्ट्स अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इनटू वाटर सॉल्युबल फॉर्म फॉर एक्सक्रीशन, ताकि वो अच्छे से एक्सक्रीट कर पाए बेबी। देन इंडिकेटेड इफ लेवल एक्सीड्स थ्रेशोल्ड बेस्ड ऑन वेट एंड एज। इनके साइड इफेक्ट्स क्या होता है कि बेबी में कुछ टाइम तक लूज स्टूल्स आएंगे हैं, डिहाइड्रेशन एंड रैश आ सकता है। तो ये आपका फोटोथेरेपी एक ट्रीटमेंट हो गई। सेकंड है एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, दैट इज इट इज़ डन इफ द बिलिरुबिन इज डेंजरसली हाई और रिस्क ऑफ कर्निक्टेरिस, इट रिमूव्स बिलिरुबिन एंड एंटीबॉडीज। एंड थर्ड इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ द अंडरलाइंग कॉज, ठीक है, जो भी कॉज जिस कॉज से हो रहा है उसको आप ट्रीट करेंगे तो ये कंडीशन बेबी की बेटर हो सकती है, ठीक है। प्रिवेंशन में इसमें वही है कि अर्ली एंड एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग करानी है, ठीक है, ताकि बेबी में डिहाइड्रेशन ना हो। मॉनिटर द बिलिरुबिन लेवल्स इन हाई रिस्क बेबीज़ एंड आपका ट्रीट मैटरनल RH नेगेटिव केसेस विद एंटी-D इम्यूनोग्लोबिन, ताकि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस ना हो, सिंपल। सो ये था आपका टॉपिक टोटल ऑफ द न्यूनेटल जॉन्डिस। आई होप आप समझ गए होंगे। इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं है, बस आपको चीज़ें याद रखनी है। एंड बेस्ट आपको इसी वे में, जैसे मैंने लिखा है, आप इसी वे में या थोड़ा सा मॉडिफाई करके आप लिख सकते हैं एग्ज़ाम में। पर बेसिकली क्या करना है आपको, सब टॉपिक्स देने हैं एंड उसके नीचे मटेरियल लिखना है। तो आप जब सब टॉपिक्स दे के अपना कंटेंट लिखते हैं तो एग्ज़ाम में वो ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन देता है फॉर द एग्जामिनर।
ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी तो नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सअप एंड नोट्स वाला डॉट साइट पर मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लेना। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।